गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश का अपवर्तन पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ आंकिक प्रश्न पढ़े थे। आज हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले कुछ हम आवश्यक सूत्र के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। आज हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। पहला फार्मूला है दो माध्यमों के लिए देखिए, पहला फार्मूला दो माध्यमों के लिए क्या होता है। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब लिखते हैं तो क्या बनता है 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। इसके बाद गुणा अब हो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, इन दोनों अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। क्या होता है 1, ठीक। इसके बाद तीन माध्यमों के लिए बिल्कुल ऐसे ही क्या बनेगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है 1, ठीक। तीसरा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण जो होता है वो C से व्यक्त करते हैं और अपवर्तनांक को N से। तो N बराबर सूत्र होता है 1/sin C। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच क्या संबंध होता है, N बराबर 1/sin C। और चौथा फार्मूला होता है कि कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात भी कह सकते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, अगर निर्वात दिया होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। तो ये 4 फार्मूले हैं। इसके बाद पांचवा फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए है। किसके लिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है n बराबर sin A प्लस डेल्टा m/2 अपान sin A/2, ठीक। A जो होता है वो प्रिज्म का कोण होता है। किसका कोण होता है, प्रिज्म का कोण। और डेल्टा m जो होता है ये अल्पतम विचलन कोण होता है। क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। तो इस लेसन में ये 5 फार्मूलों का प्रयोग होगा। पहला है दो माध्यमों के लिए ये, 3 माध्यमों के लिए ये, अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण C में जो संबंध होता है वो ये होता है। और कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है
वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। इसके बाद प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसके लिए होता है फार्मूला साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, जहां ए प्रिज्म का कोण होता है और डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण होता है। ठीक, तो देखिए, तो सभी लोग क्या करते हैं, ये फार्मूले याद कर लेना, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, वायु को इंग्लिश में एयर लिखते हैं और जल को वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसे हमने फार्मूले में बताया था, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 होता है ना, उसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। कितना दिया है, 4/3। पूछ रहा है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब की पूछ रहा है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये पूछ रहा है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो तुम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा था, दो, यहां पे कितने माध्यम है, 2 माध्यम है, और 2 माध्यमों के लिए कौन कौन से 2 माध्यम है, ए डब्ल्यू, कौन सा है, ए डब्ल्यू, वायु और वाटर। या एक ट्रिक देखो, हम बताते हैं कैसे फार्मूले याद रखोगे। यहां पे 2 माध्यम है, कौन कौन से, एक है वायु एयर और दूसरा है वाटर जल। अब इन दोनों माध्यमों के बाद फिर से यही आ जाएगा, एयर फिर वाटर फिर एयर वाटर, इसी प्रकार आएगा। ठीक, तो करते क्या है, तो हम सबसे पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालते हैं और फिर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालते हैं। 2 अपवर्तनांक आएंगे और दोनों अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा इस प्रकार, माध्यम लिखकर फार्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक, और या फिर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, ANW गुणे WNA बराबर 1। ANW का मान है 4/3 और WNA का मान तो पूछ रहा है बराबर 1। जब 4/3 को इधर लाएंगे तो बन जाएगा WNA बराबर 1 गुणा 3/4। 4 से भाग करते हैं, दशमलव लगा लिया तो 0 आ गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो WNA बराबर आ गया 0.75। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, 0.75। 0.75। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः, देखो दूसरा क्वेश्चन है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये तो होती ही है। इसके बाद जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक।
क्या पूछ रहा है? अपूर्णांक। सही से लिखना भैया, गड़बड़ हो जाता है अपूर्णांक में। तो देखिए अभी हमने कांच का अपूर्णांक के लिए फार्मूला बताया था, जिसका अपूर्णांक पूछता है वो नीचे होता है, और वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल सदैव ऊपर लिखी जाती है। ठीक, तो जल का अपूर्णांक के लिए सूत्र क्या बनेगा? नीचे तो होगा जल में प्रकाश की चाल, अभी हमने कांच के लिए बताया था, ऐसा ही जल में भी जल के लिए निकाल सकते हैं। जल में प्रकाश की चाल और ऊपर क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है? 3 × 10⁸, ये है 2.2, 5 × 10⁸, 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो गया, बचा है 3/2.2, 5 दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ा लिया। क्या करते हैं? पहले 3 से काट देते हैं, 3 × 3, 3 × 7 21, 1 बचा 15, 5 15। अब क्या करते हैं? 25 से काट देते हैं, 25 × 3 75, 25 × 4 100, कितना आ जाएगा? 4/3। चाओ भाग कर दीजिए, 3 × 3, 1 बचा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 3 × 3 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, 3 × 3 9, 3 3 आता ही चला जाएगा। तो जल का अपूर्णांक कितना होगा? 1.33 होगा। कितना होगा? 1.33। सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर यहाँ पे जल में ना दिया होता और कांच में दिया होता, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच का अपूर्णांक क्या होता? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, जो हमने अभी फार्मूला बताया था उसमें कांच वाला माध्यम ना देकर जल का माध्यम दिया हुआ है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो ये वाला तीसरा क्वेश्चन जो है हम छोड़े दे रहे हैं। पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है और कांच का अपूर्णांक दिया है 3/2, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। सूत्र सभी लोगों को पता है, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, या कांच का, हाँ नहीं, कांच का अपूर्णांक बराबर सूत्र क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जो वैल्यू दी हुई है लगा देना और कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगी। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का नहीं, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक और कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, ये पूछ रहा है। देखिए तो यहां पर 3 माध्यम हैं, कौन कौन से? एक है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच, फिर इसके बाद वायु आएगा। तो फार्मूला बनेगा वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। ठीक, तो सूत्र क्या बनेगा? ANW गुणे WNG और गुणे GNA बराबर 1। ANW का मान है 4/3, गुणा WNG की वैल्यू निकालनी है,
WNG तो निकालना है। यहां पे देखो GNA दिया है और यहां पे ANG दिया हुआ है। देखिए तो क्या करते हैं, जब यहां से हम GNA, यहां पे उल्टा देखो दिया हुआ है, जब इसका उल्टा निकालते हैं तो ये हो जाता है 2/3। क्या होता है, ANG जो है, ANG का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, GNA होगा। और यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो GNA का मान कितना है, 2/3 बराबर 1। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9 गुणे WNG बराबर 1। 8/9 उधर जाएगा तो WNG बराबर 9/8। तो WNG का मान आ जाएगा 9/8। इसके बाद GNW पूछ रहा है, तो GNW बराबर क्या होता है, इसके हिसाब से WNG क्या होता है, WNG, और WNG की वैल्यू है 9/8। ये 8 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 8/9 GNW। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। WNG कितना आएगा, 9/8, और GNW कितना आएगा, 8/9। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी सभी लोग तुम लोग अपनी अपनी बुक से करोगे, जो नहीं होगा उसे पूछ लोगे। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन वायु का क्रांतिक कोण C होता है, C 43 अंश दिया है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक। और दिया हुआ है कि sin 43 डिग्री बराबर 0.68, ये मान दिया हुआ है। अभी हमने एक सूत्र बताया था कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध क्या होता है, n बराबर 1/sin c। मान लगाते हैं 1/sin c, c का मान 43 अंश है और sin 43 अंश का मान दिया है 0.68। अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर चला जाता है। अब इसको 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 17 से भाग करते हैं तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा, 8, 0 80 हो गया, और 17 चक्कू 68, 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 20 हुआ, 17 एकम 17। तो ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.41। ओके। तो आज जो भी हमने न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, जो समझ में ना आए हो उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक।